क्लास 9 के बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दो चैप्टर के बाद सेल और टिश्यू बायो में 2 चैप्टर पहले कंप्लीट किया जा चुका है। असाइनमेंट भी आपको लोड किया जा चुका होगा। आपसे गुजारिश है कि आप असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर को घर पे तैयार करेंगे। अब हम तीसरे चैप्टर में आए हैं बायो के, नाम है डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म। हिंदी में भी लिखा है जीवों में विविधता या विभिन्नता। ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम पृथ्वी पे तरह तरह के जीव जंतुओं को देख रहे हैं। उनके खाने पीने के तरीके अलग अलग हैं, उनका शेप साइज अलग अलग है, उनके वास स्थान अलग अलग हैं, उनके रिप्रोडक्शन के मेथड अलग अलग हैं। तो ये जो डिफरेंस दिखाई देता है जीव जंतुओं के बीच में, इसी को डाइवर्सिटी बोला जाता है। अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कहा जाता है अनेकता में एकता। भारत के संदर्भ में ये बात कही जाती है कि भारत में तरह तरह के धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति, सभ्यता, ये सब बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, फिर भी सभी मिलजुल कर हम लोग एक हैं, यानी कि हम लोगों में एकता पाई जाती है। तो उसी तरह की बात यहाँ भी है डाइवर्सिटी की। पृथ्वी पर बहुत तरह के जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े बड़े विशालकाय व्हेल मछली तक का जीव जंतु है, जो अलग अलग रूप का है, अलग अलग डिजाइन के हैं, शेप साइज उनके अलग अलग हैं, रहने का भी अलग अलग है। कोई बिल बना के रह रहा है, कोई जल में रह रहा है, कोई मिट्टी में रह रहा है, कोई गर्म पानी में रहता है, कोई ठंडे पानी में भी रहता है। तो ये जो तरह तरह के जीव जंतुओं के बीच में जो ये विविधता या भिन्नता पाई जाती है, उसी को हम लोग डाइवर्सिटी बोलते हैं। डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म का मतलब हो गया जीवों में विविधता। और ये चैप्टर बड़ा एक्सटेंसिव है, बहुत विस्तृत है। हम पृथ्वी के तमाम तरह के जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें कुछ नॉमेनक्लेचर पे भी बात होगी, तरह तरह के वैज्ञानिकों के बारे में भी इसमें सुनने और जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है, इस शब्द के कॉइन करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है वाल्टर जी रोजेन। 1986 में इन्होंने ये शब्द दिया था बायोडाइवर्सिटी। और मेगा बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर सब जगह एक समान रूप से जैव विविधता नहीं पाई जाती है। पृथ्वी पर बहुत ऐसे भी देश हैं जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जबकि कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत न्यूनतम पाया जाता है। तो जहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। 12 देश का नाम एक लिस्ट में दिया हुआ है जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और भारत का भी नाम उसमें से एक है। भारत के भी नाम आते हैं उसमें, मेगा डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है, क्योंकि भारत में भी तरह तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये जो है इसमें एक शब्द हॉट स्पॉट भी आता है कि पृथ्वी का वो क्षेत्र जहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उसी स्थान को हम लोग या तो मेगा डाइवर्सिटी बोले या फिर कभी कभी हॉट स्पॉट भी इसे बोला जाता है। अब दूसरा टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है कि किसी भी जीव जंतु का एक कॉमन नेम भी होता है और एक उसका साइंटिफिक या स्पेसिफिक नेम होता है। तो टैक्सोनॉमी ये एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में पढ़ते हैं कि जीव जंतुओं का आखिर साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है। और इसकी आवश्यकता इसलिए है
क्योंकि एक ही जीव जंतु का स्थान बदलने पर उनका नाम अलग अलग हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको, स्पैरो की बात करेंगे। स्पैरो जिसको आप कहिएगा गोरैया, तो गोरैया जो जीव जंतु है उसका अलग अलग देश में अलग अलग नाम है। जैसे इंग्लैंड में उसको कहा जाएगा हाउस स्पैरो, उसके बाद पाकिस्तान में और इंडिया में उसे गोरैया कहा जाता है। स्पेन में इसे पार्डल कहा जाता है। हॉलैंड में इसे मुस्क कहा जाता है और जापान में सुजुन बोला जाता है। तो एक ही जीव जंतु के अलग अलग नाम हुए। तो आखिर ये जो विभिन्नता आ रही है, ये जीव एक ही है, अलग अलग स्थान पर इनका अलग अलग नाम होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए एक स्पेशल नाम उसका दिया जाता है। वो स्पेशल नाम जो होता है वो उसका साइंटिफिक नेम या उसका बायोलॉजिकल नाम कहलाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं, फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग को हमारे देश में कुछ और बोला जाता होगा, किसी और देश में उसका कोई और नाम होगा। लेकिन जब विज्ञान जगत में फ्रॉग की चर्चा होगी तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम यानी राना टाइग्रीना लिखना, मेंशन करना अति आवश्यक होगा, क्योंकि राना टाइग्रीना नाम सारे संसार में प्रचलित है और ये उसका एक स्पेशल नेम है, ये उसका एक साइंटिफिक नेम है। तो मेंढक की जब चर्चा करेंगे हम तो उसका साइंटिफिक नेम लिखना आवश्यक होगा, चाहे आप विश्व के किसी कोने में हो, क्योंकि ये राना टाइग्रीना नाम से संसार में हर जगह जाना जाएगा। इसके पुकार के नाम कुछ भी हो सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सभी जीव जंतुओं का एक साइंटिफिक नेम दिया गया है और इस साइंटिफिक नेम में दो टर्म होते हैं, एक होता है जेनेरिक और दूसरा होता है स्पेसिफिक। जैसे राना टाइग्रीना में राना जो है वो जेनेरिक नेम है, यानी उसके वंश का नाम है, वो उसी वंश की ये जाति है, और टाइग्रीना उसकी जाति हुई, स्पेसिफिक नेम कहलाता है। अब जातियां किसको कहते हैं इस पर भी विचार करना है कि जाति क्या होता है। जाति या स्पेसीज क्लासिफिकेशन का ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जाति का अब आगे कोई फर्दर डिवीजन नहीं बना है। जातियां वो है, जीव जंतु देखने में सिमिलर हो सकते हैं मगर एक जाति के नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल्ली और बाघ में बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, उनके वंशज एक हो सकते हैं लेकिन उनकी जाति अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बिल्ली और बाघ का प्रजनन नहीं होता है, संसार में ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, बिल्ली भी उसी वंश के हो सकते हैं जिस वंश के टाइगर होंगे, ये हो सकता है, लेकिन बिल्ली एक अलग जाति है और बाघ एक अलग जाति है। एक दूसरा उदाहरण, देखने में घोड़े और गधे में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता और दोनों का साइंटिफिक नेम में थोड़ा अंतर है। घोड़े का साइंटिफिक नेम है इक्कस कैबलस और गधे का साइंटिफिक नेम होता है इक्कस मोस करके कुछ उसका नाम होता है। तो इक्कस दोनों में लगा हुआ है। इक्कस का मतलब क्या हुआ कि ये उनके वंशज का नाम है, लेकिन एक है कैबलस, दूसरा जो पॉइंट है कैबलस है उसमें दूसरा अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि घोड़ा और गधे अलग अलग जाति के हैं, भले उनके वंशज एक रहे होंगे, ये दूसरी बात है। फिर दूसरी बात ये है, अब जैसे म्यूल है जिसको हम लोग खच्चर कहते हैं, जो क्रॉस ब्रीड है घोड़े और गधे का, लेकिन वो कोई जाति में नहीं आती है क्योंकि खच्चर इनकैपेबल है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो जब वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है तो उसको किसी जाति की श्रेणी में नहीं डाला जाएगा।
जातियों का एक प्रधान गुण है, एक चीफ कैरेक्टर है कि वो आपस में इंटरब्रीड करते हों, आपस में रिप्रोडक्शन करते हों। अगर ये बात है तब उनको एक जाति का माना जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो एक जाति के नहीं माने जाएंगे। तो ये जाति जो है, स्पेसीज, ये जरा इम्पोर्टेंट चीज है। जातियां, भले जातियां फिर प्रजातियों में बटी होगी, ये अलग बात है। उड़हुल की बात करें तो उड़हुल का फूल उजला भी हो सकता है, उड़हुल का फूल लाल भी हो सकता है, उड़हुल के कई तरह के कलर हो सकते हैं। तो उड़हुल की जाति तो है, लेकिन उसमें वैरायटी अलग अलग हो जाती है। तो जातियां फिर बटी होती है प्रजातियों में। तो खच्चर जो जीव जंतु है, जो जीव है खच्चर, ये खच्चर प्रजनन नहीं कर सकता है, इसलिए ये खच्चर कोई जाति में नहीं आता। ये क्रॉस ब्रीड है, और क्रॉस ब्रीड होने के कारण ये कोई स्पेसीज में नहीं आते हैं। तो टैक्सोनॉमी जो ब्रांच है, इसमें हम लोग जीव जंतुओं के साइंटिफिक नेम के बारे में ही पढ़ते हैं, उन्हीं के बारे में अध्ययन किया जाता है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी में कार्ल वॉन लिनियस का नाम आता है, जिन्होंने सबसे पहले प्रयास किया जीव जंतुओं को एक विशेष साइंटिफिक नेम देने का। उन्होंने कई किताबें भी लिखी थी, उसी में एक किताब का नाम आता है सिस्टेमा नेचुरा। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब है किसी जीव का नाम दो वर्ड में लिखने की जो प्रथा चली, जो सिस्टम चला, उसी को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके बाद है एक ICBN। ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो किसी भी नया प्रकार का जीव जंतु अगर धरती पे दिखाई देता है, या आता है, या नजर आता है, तो उसके नामकरण का कार्य इसी संस्था के जिम्मे सौंपा गया है, वही इसका नामकरण करता है। कहा जाता है कि आज भी दुनिया में ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जिसका विज्ञान को पता नहीं है। अमेजन बेसिन ऐसा ही वो दुर्गम क्षेत्र है संसार का, जहाँ कितने प्रकार के जीव जंतु होंगे उसकी सटीक जानकारी अभी भी वैज्ञानिकों को नहीं है। पैलिएंटोलॉजी जो शब्द है, इसका मतलब होता है जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म का मतलब आज भी जब कहीं खुदाई होती है तो प्राचीन काल के जीव जंतुओं के कंकाल या स्केलेटन दिखाई देते हैं या निकलते हैं, जिससे हम प्राचीन काल के जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पैलिएंटोलॉजी वही ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, जीव जंतुओं के अवशेष का अध्ययन करते हैं। मतलब ये स्टडी ऑफ पास्ट लाइफ है, प्राचीन काल के जीव जंतु कैसे थे धरती पर। और ये भी एक सत्य है कि जीव जंतुओं का क्रमिक विकास हुआ है, ग्रेजुअल चेंज होता गया है। पृथ्वी पर जीव जंतु आज से अरबों बरस पहले आए और उनके शरीर में तरह तरह के डिफरेंस आते गए, वेरिएशन आता गया। सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जीव जंतु अग्रसर हुआ। प्राचीन काल के जीव जंतु बिल्कुल साधारण था, एक सेल की तरह था, जिसमें हम अमीबा, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम ये सब का नाम लेते हैं। कहा जाता है कि ये पृथ्वी का सबसे प्राचीन काल का जीव जंतु है, आज भी इनका अस्तित्व है। और इसी जीव जंतु सब में क्रमिक परिवर्तन आते आते, चेंज आते आते, और बड़े बड़े आकार के जीव जंतु दुनिया में कायम हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये फॉसिल हुआ पास्ट लाइफ। और अब इसके बाद जो बातें हमें पढ़नी है कुछ, वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं कि जब जीव जंतुओं की इतनी बड़ी आबादी है और इतनी सारी जातियां हैं संसार में जीव जंतुओं की, तो आखिर इनको पढ़ने का क्या क्राइटेरिया बने ताकि वो सिस्टमेटिक वे में पढ़ा भी जाए और समझ में भी आए। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। कई अरिस्टो का नाम आता है, एरिस्टोटल का नाम आता है, हिप्पोक्रेटिस का नाम आता है,
और भी बहुत सारे वैज्ञानिक के नाम आते हैं जिन्होंने प्रयास किया जीव जंतुओं को क्लासिफिकेशन करने का। क्लासिफिकेशन रियल में क्या है? सिमिलरिटी और डिफरेंस के आधार पर उनको किसी सेट में डालना, उनको किसी ग्रुप में डालना, यही है क्लासिफिकेशन। हिंदी में इसको वर्गीकरण बोला जाता है। तो क्लासिफिकेशन है ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एंड वेरिएशन। सिमिलरिटी क्या क्या समानता है, इनमें क्या क्या समानताएं हैं और इनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं, इसी के आधार पर जब जीव जंतुओं को किसी समूह में हम डालते हैं तो वही कहलाता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के प्रयास बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। उसमें हमको पढ़ना है विटेकर का क्लासिफिकेशन। विटेकर एक साइंटिस्ट था जिसने 5 किंगडम में दुनिया के तमाम जीव जंतुओं को क्लासिफाई किया। इनका किंगडम था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, एनिमालिया, प्लांटा। किंगडम का मतलब होता है जगत। जैसे हम बोल रहे हैं प्लांट किंगडम, तो प्लांट किंगडम का मतलब हो गया कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले वो तमाम वनस्पतियां, वो तमाम पेड़ पौधे इसी किंगडम के अंतर्गत आएंगे। किंगडम एनिमालिया कहने का मतलब हो गया कि पृथ्वी पे पाए जाने वाले तमाम जंतु, जानवर, एनिमल, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है नहीं हो, अब बड़े बड़े आकार के जीव जंतु जैसे मैमेलिया, स्तनधारी, ये जीव जंतु सबका पढ़ाई, सबके बारे में स्टडी हम लोग इसी एनिमालिया किंगडम में करेंगे। उसके बाद हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन आता है। हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि किंगडम तो सबसे ऊपर में है, किंगडम के अंतर्गत बहुत सारे डिवीजन होते हैं या फाइलम होते हैं। किंगडम बटा होता है डिवीजन, फाइलम, फिर फाइलम बटे होते हैं क्लास में, फिर क्लास बटा होता है ऑर्डर में, और ऑर्डर बटे होते हैं फैमिली में, फिर फैमिली बटा होता है जेनस में, और जेनस बटे होते हैं स्पेसीज में। यानी किंगडम बटा फाइलम या डिवीजन में, फिर फाइलम बटे क्लास में। ये सब समानता के आधार पे है, सिमिलरिटी के आधार पर है। कुछ खास बातें उसमें हैं, उनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जिसके कारण वो किसी क्लास में आ जाते हैं, किसी ऑर्डर में आ जाते हैं, किसी जीनस में आ जाते हैं, किसी स्पेसीज में आ जाते हैं। तो ये जो है क्रम से जो है किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, जेनस, स्पेसीज, यही कहलाता है हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। तो किंगडम मोनेरा में जो जीव जंतु को रखा गया है वो जीव जंतु है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको पहले ही पता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक वह जीव है या वह सेल है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, उनमें जीन नहीं होगा, उनमें क्रोमोसोम नहीं होगा। जैसे यूकैरियोटिक सेल में ये जीन, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब आपने सेल में पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया है। किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर, एक सेल वाले, यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सहित जो जीव जंतु हैं जैसे प्रोटोजोआ है, फंगी है, अलगी है, ऐसे जीव जंतुओं को रखा गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। उन्होंने फिर तीसरा किंगडम फंजी बनाया। फंजी मतलब फफूंद जगत हो गई। फफूंद जगत के बारे में आपको पता ही है, ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, ये सड़े गले मरे चीज पे जन्म लेते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं,
फफूंद बोला जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में भूआ लगना बोलते हैं। भूआ लग जाते हैं, फल पे भी भूआ लग सकते हैं, और रोटियों पे भी भूआ लग सकते हैं, लकड़ी में भी भूआ लग जाता है, हर एक ऑर्गेनिक जूते चप में भी भूआ लग जाते हैं। तो ये सड़े गले मरे चीज से पर जो जन्म लेते हैं, ये सब जीव जंतु आ जाते हैं किंगडम फंजिया में। किंगडम एनिमालिया में तमाम तरह के जानवर आ गए, सभी जानवर किंगडम एनिमालिया में आ जाते हैं। और किंगडम प्लांटा में वेजिटेशन, सभी तरह की वनस्पतियां आ जाती है। तो ये डिटेल क्लासिफिकेशन जो है ये है विटेकर के द्वारा दिया गया। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, तब उसमें यही R.H. विटेकर का नाम आएगा। इसके बाद क्लासिफिकेशन हमें प्लांट का पढ़ना है, उसके बाद फिर हम एनिमल पे आएंगे। तो प्लांट के क्लासिफिकेशन में हमें उनके डिवीजन को जानना है, यानी उनके फाइलम को जानना है। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें 5 डिवीजन आते हैं। उनका नाम है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। हम केवल उसके मेन कैरेक्टर को बताएंगे, मेन थीम को बताएंगे, जिसके आधार पर इनका डिवीजन बना है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग टिश्यू कहलाता है, वास्कुलर बंडल कहलाता है ये। इसके आधार पर भी ये डिवीजन बना है। ऐसे ये सबको पता है कि हरे हरे पेड़ पौधे जो हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ऐसे भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में जो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, क्लोरोफिल भी होता है, मगर उनमें प्लांट के पार्ट नहीं होते। प्लांट पार्ट का मतलब हुआ मेरा, उनमें रूट नहीं है, स्टेम नहीं है, लीफ नहीं है, फ्लावर नहीं है, ये सब कुछ नहीं है। सिंपल धागा जैसा है, थ्रेड लाइक है, फिलामेंटस बॉडी है। ऐसे ही पौधे को हम जिस डिवीजन में डालते हैं उसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में अलगी भी आता है, फंजी भी आता है, बैक्टीरिया भी आते हैं, लीचेन भी आता है। अलगी का तो पता है कि ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, क्योंकि यही है थ्रेड लाइन, यही है फिलामेंटस, ये धागा की तरह होता है, लेकिन क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस करता है। जाइलम और फ्लोएम की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कम्प्लीटली एक्वेटिक प्लांट है, ये जल में ही पाए जाते हैं। स्पायरोगायरा सुना होगा आपने, यूलोथ्रिक्स का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारे अलगी हैं दुनिया में, है ना। तो अलगी, फंजाई, बैक्टीरिया और लीचेन, ये सब इसी में आ जाते हैं थैलोफाइटा डिवीजन में। ब्रायोफाइटा डिवीजन में जब आएंगे तो थोड़ा थैलोफाइटा से एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये भी छोटे छोटे पौधे हैं, नम जगह पे जन्म लेते हैं, ह्यूमिड प्लेस पे, अंधेरी जगह पे जन्म लेते हैं। बरसात के दिनों में आप दीवार उबाल पर ऐसे पौधे को आराम से देख सकते हैं, ये स्वतः जन्म लेते हैं। और जब तेज धूप होगी, नमी नहीं मिलेगी, तो ये पौधे स्वतः समाप्त भी हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा में यही तरह के पौधे को डाला गया है। इसमें लीफ नहीं है, लेकिन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, लीफ नहीं है कहने का मतलब है कि लीफ उसको बोलेंगे जिसमें लीफ के पार्ट होंगे। देखने से एक जैसा है और पार्ट नहीं है तो वो लीफ नहीं है। रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, लेकिन रूट नहीं है, क्योंकि रूट की बनावट अलग होती है। ये हमारे कहने का मतलब है। उसमें पत्ते नहीं है, लेकिन पत्ते की तरह दिखने वाले जो स्ट्रक्चर है वो लीफलेट है। उसमें रूट नहीं है, लेकिन रूट लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो है राइजोइड। तो ब्रायोफाइटा में जो पौधे आते हैं, फिर उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक कहलाता है लीवरवर्ट और दूसरा कहलाता है मॉस। तो लीवरवर्ट और मॉस है, इस सब में आपको इनके जीवन लाइफ पीरियड में कई स्टेज आते हैं। ज़्यादातर
सुनने को मिलता है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ये सब भी चीजें आपको इसमें सुनने को मिलेंगी कि गैमेटोफाइट स्टेज क्या है, स्पोरोफाइटिक स्टेज क्या है। और इसमें भी जाइलम और फ्लोएम नहीं है, क्योंकि ये पौधा भी बड़ा विशाल बड़े बड़े आकार का नहीं होता है। तो ब्रायोफाइटा हुआ दूसरा डिवीजन, थैलोफाइटा हुआ पहला डिवीजन प्लांट किंगडम का। तीसरा जो डिवीजन है उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइटा। ये टेरिडोफाइटा बहुत छोटे आकार के पौधे नहीं होते हैं, ये थोड़ा बड़े आकार के पौधे होते हैं और इनमें जाइलम और फ्लोएम की शुरुआत हो चुकी होती है, यानी इनमें वाटर का कंडक्शन थोड़ा शुरू हो जाता है। ये भी मीडियम साइज के पौधे होते हैं, ज़्यादा हाइट इनकी नहीं होती है। तो टेरिडोफाइटा ये हुआ। उसके बाद है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब अब यहाँ पे बीज की बात ली गई। मतलब जब प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया गया, जब प्लांट जगत का बंटवारा किया गया, तो तरह तरह की बातों को ध्यान में रखा गया। सिंपल, कॉम्प्लेक्स, प्रेजेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, प्रेजेंसी ऑफ फ्लावर, प्रेजेंसी ऑफ सीड आइदर इनसाइड द फ्रूट और नेकेड, ये भी ध्यान दिया गया। तो ये जिम्नोस्पर्म जो शब्द है, इसका मतलब होता है वैसे पौधे जिनके सीड नेकेड हो, इनके सीड नेकेड है, फ्रूट के अंदर बंद नहीं है, ऐसे पौधे को जिम्नोस्पर्म में रखा गया। और एंजियोस्पर्म वो पौधा है, ये पांचवा डिवीजन है। एंजियोस्पर्म वो पौधा है जिसके बीज फल के अंदर बंद होते हैं। तो आपका काम है कि थैलोफाइटा में कौन कौन सा आते हैं पेड़ पौधे, ब्रायोफाइटा में कौन कौन से आते हैं, टेरिडोफाइटा में कौन कौन से पौधे आते हैं, इसका एग्जाम्पल आप किताब की मदद से उसके स्ट्रक्चर को देख करके, उसके डायग्राम को देख करके आपको स्वतः समझना है, खुद ही समझना है कि इनमें क्या है, उनमें क्या है, इनसे ये कैसे डिफरेंस है। कंपैरेटिवली अध्ययन जब आप करेंगे कि थैलोफाइटा से ब्रायोफाइटा में क्या एडवांस बात है, क्या विस्तृत बात दी गई है, इसको इसमें उसको उसमें क्यों रखा गया है, तो जब आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगी। फिर एंजियोस्पर्म भी दो पार्ट में बटा है, जिसको हम लोग कहते हैं मोनोकॉट, डाइकॉट। यहाँ जो बात सोची गई वो कॉटिलेडन को देखा गया। बीज में बीज पत्र होते हैं, तो कुछ बीज में एक बीज पत्र होता है, सिंगल कोटिलेडन होता है, और कुछ बीज में दो बीज पत्र होते हैं। तो जब दो बीज पत्र की बात हुई तो वो कहलाएगा डाइकॉट, और जब एक बीज पत्र की बात हो गई तो वो कहलाएगा मोनोकॉट। तो जैसे मोनोकॉट में गेहूं का नाम आ गया, बीज का मेज का नाम आता है, ये सब मोनोकॉट की श्रेणी में है। पैडी है, ये मोनोकॉट की श्रेणी में है, क्योंकि इनके बीच में एक ही कोटिलेडन होता है। लेकिन चले आइए, दलहनी पौधा जो भी है, जैसे मूंग है, चना है, अरहर है, मसूर है, मटर है, इनके सीड कोट को जब आप खोलते हैं, हटाते हैं, बीज के छिलका को हटाते हैं, तो दो एक जैसे एक दूसरे से चिपके रहते हैं, यही है कोटिलेडन। तो जिस बीज में सिंगल कोटिलेडन होगा वो कहलाएगा मोनोकॉट, और जिस बीज में डबल कोटिलेडन होगा वो कहलाएगा डाइकॉट। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे के एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है, और उनकी सिमिलरिटी और उनके वेरिएशन क्या होते हैं ये किताब की मदद से आपको खुद तैयार करना है। उसके बाद अब फिर एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो आया जीव जंतुओं का, उसमें जीव जंतु को फिर कुछ दूसरे ढंग से क्लासिफाई किया गया है। जैसे प्रोटोजोआ जो बात आ रही है, फाइलम, वो प्रोटोजोआ के कुछ पार्ट तो उधर ले लिए गए, प्रोटिस्टा और मोनेरा में, वो विटेकर के क्लासिफिकेशन में आ गए। यहाँ पर पोरीफेरा आएगा, सिलेंट्रेटा आएगा, प्लेटीहेलमिन्थस आएगा, ये सब फाइलम है।
ये सब जीव जंतु की खास विशेषता होगी कि इन जीव जंतुओं में कहीं कंकाल नहीं पाया जाता है, बोनी स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं, स्केलेटन नहीं पाए जाते हैं, और इनको वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है। उनको क्रेनिएटा, एक्रेनिएटा, ग्नैथोस्टोमेटा, ये अब हम जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो भी एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है उस पे हम बात करेंगे। तो इसमें भी दो पार्ट में आ जाते हैं। इसमें वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट होते हैं। वर्टिब्रेट उसको बोलते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इनवर्टिब्रेट उसको बोलते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। क्रेनिएटा, ग्नैथोस्टोमेटा, एक्रेनिएटा जिसमें खोपड़ी है, जिसमें खोपड़ी नहीं है, स्कल नहीं है। इस तरह से जीव जंतुओं का फिर आगे फर्दर बंटवारा किया गया है। इसमें बहुत सारे टर्म सुनने को मिलेंगे। कहीं पर आपको डिप्लोब्लास्टिक मिलेगा, कहीं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेगा, कहीं पर सिमेट्री की बात आती है, बाइलैटरल सिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल, ऐसे ऐसे टर्म सुनने को मिलते हैं। तो पहले तो आप उन टर्म को जान लें कि वो टर्म क्या है और उसका मतलब क्या होता है। फिर आपको इस तरह के क्लासिफिकेशन को जब बताया जाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगी। यूनिसेलुलर आपको पता है एक सेल वाले जंतु हैं, मल्टी सेलुलर बहुत सेल वाले जंतु हैं, सिंपल साधारण एक सेल का जंतु होता है ज़्यादातर, कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम लेवल का जंतु होता है वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है। प्लांट में भी कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम है और वो सारे पार्ट हैं, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सब है, वो सब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। तो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जो विकास हुआ है उसको हम लोग ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कहते हैं। तो यूनिसेलुलर एक सेल वाले जंतु, मल्टी सेलुलर बहुत सेल वाले जंतु, उसके बाद आता है ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक, ये दो शब्द आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है कि जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियो जब उनमें फॉर्मेशन होते हैं, प्रजनन के दौरान जब शिशु का ग्रोथ होता है, चाहे वो किसी भी जानवर का शिशु का ग्रोथ हो, तो उस समय उनमें एक स्टेज आता है जिसको एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज में के अंतिम पड़ाव में अगर जर्म लेयर यानी कि सेल का अरेंजमेंट अगर दो लेयर में है, दो लेयर में अगर सेल का अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग कहेंगे डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट ये दो लेयर का जर्म है, ये एम्ब्रियो स्टेज में दो लेयर है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक होगा। लेकिन जो बड़े बड़े जीव जंतु हैं उनमें तीन लेयर का बन जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब हम उसको कह देते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। फिर दूसरा टर्म आता है इसमें बाइलैटरल सिमेट्रिकल। क्लासिफिकेशन का आपका फर्स्ट पार्ट है। अब हम लोग क्लासिफिकेशन के सेकेंड पार्ट में आएंगे जहाँ पे हम पोरीफेरा, सीडेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थस इस सब के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ टर्म्स बताएंगे। उस टर्म्स का मतलब जैसे अभी बताया डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, इस तरह के कुछ टर्म बताएंगे और आगे, और तब जाकर के उसके बारे में डिटेल से पढ़ाई चलेगी। तो ये सब था पार्ट 1।